इस समय हमारे साथ भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जुड़ गए हैं और उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी है। उनसे हम बहुत सारी आज बातें करेंगे। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पीयूष जी, इस दौरान जो कोविड-19 का ये जो दौर चला, आप लगातार खबरों में बने रहे, रेल मंत्रालय खबरों में बना रहा। सबसे पहला सवाल मैं आपसे रेल मंत्री होने के नाते ही पूछना चाहता हूं। 3 बड़ी कंट्रोवर्सीज, पहले किराए वाली कंट्रोवर्सी हुई, रेल जो हैं वो खो रही हैं यानी अपने रास्ते से भटक रही हैं, वो कंट्रोवर्सी हुई, और अब तीसरी जो कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है वो ये कि रेल यात्रा के दौरान लोग मर रहे हैं। इनका जवाब आप कैसे देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है ये एक प्रोपेगेंडा है या आपको ये लगता है कि इस दौरान आपने काम ठीक से नहीं किया? सुधीर जी, जहाँ तक किराए का सवाल है उसमें तो बहुत स्पष्ट है कि रेलवे ने जो खर्च किया श्रमिक स्पेशल्स चलाने में, उसका 85% तो हमने अपने ऊपर ही रखा और 15% जो राज्य सरकार है उससे लिया। हमने कोई प्रवासी मजदूर से एक बार भी टिकट के पैसे नहीं लिए। अब वो जो भेजने वाली स्टेट है वो भेजे, वो पैसे दे या रिसीविंग स्टेट दे, वो उनके आपस की बात है, उसमें रेलवे का कोई लेन देन नहीं था। लेकिन वो इसलिए रखा गया मात्र 15% खर्चे का, जिससे संतुलन रहे, प्रॉपर नियमित रूप से लोग पहुँचे, उनको लेके जाया जाए, मेडिकल टेस्ट हो भेजते हुए पहुँचते हुए, और उनका क्वारंटाइन हो, उनकी देखभाल हो। मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के ये किया गया था और नियंत्रण से पूरा काम। पहले 19 दिन तक तो सब गाड़ियाँ भी बड़े नियंत्रण से गई, समय के पहले पहुंचती थी, सब बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित था। तब एंड टू एंड सर्विस ही हम दे रहे थे, एक स्थान से लेते थे, एक स्थान पहुंचाते थे। 20 और 24 तारीख के बीच 4-5 दिन जो रिसीविंग स्टेट्स हैं उन्होंने कहा कि हमें और स्टॉपेजेस चाहिए, क्योंकि वो एक ही स्थान पे सबको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, और अधिकांश 80% से ज़्यादा ट्रेनें सिर्फ एक दिशा में यूपी बिहार जा रही थी। इसी प्रकार से जो भेजने वाले राज्य हैं उनके जितनी डिमांड होती थी हम ट्रेन देते थे। कई बार तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लगभग 250 बार तो ऐसा हुआ कि ट्रेन नोटिफाई हुई, दी गई, लेकिन वो पैसेंजर नहीं ला पाए। इसके बावजूद हमने कभी किसी को मना नहीं किया, जितनी ट्रेन चाहिए दी। अब भेजने वाले स्टेट भी पैसेंजर नहीं ला पाए तो उन्होंने कहा हम 2 या 3 स्थान पे बोर्ड करेंगे। अब करते करते वो 4-5 दिन में व्यवस्था बढ़ के एवरेज 250 से अधिक ट्रेन रोज गई। उन 5 दिनों में 20 से 24 1300 ट्रेन निकली हैं, और 1300 में से लगभग 1050 या 1100 ट्रेनें सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार गई। एक ही रूट पे इतनी सारी ट्रेन, साथ साथ में आपका अनाज, साथ साथ में आपका कोयला, साथ में खाद, फर्टिलाइजर, इस सबको भी पहुंचाना रोज जरूरी था। आप आज तक आपने किधर नहीं सुना होगा खाद कम पड़ा किसानों को, या अनाज की कमी पड़ी, या कोयले की वजह से बिजली नहीं मिली। तो इन सबको सुनिश्चित करते इस छोटे पीरियड में कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि 4150 ट्रेनें चल चुकी हैं, लेकिन इसमें से 4080 ट्रेनें अपने निर्धारित रूट से गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेन बहुत गलत रूट पे गई है। कुछ ट्रेनों को हमें अलग रूट से लेके जाना पड़ा। बेरली 1.5%, 1.5-2% ट्रेन जब कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो उनको हमने थोड़ा ऑल्टरनेट रूट से ले गए, जिससे वो डीकंजेस्ट कर सके और नई गाड़ियां भेज सके। मैं समझता हूँ थोड़ी असुविधा हुई है उसके कारण, पर ये जो कहना है कुछ लोगों का कि 7 दिन लगे, 9 दिन, पूरी बेबुनियाद झूठी खबरें हमारे खिलाफ चलाई गई। बड़े व्यवस्था के हिसाब से सब कुछ चला और 99%, लगभग 98.5% ट्रेन अपने रूट पे गई। थोड़ी सी ट्रेन को डाइवर्ट करके थोड़ा समय ज़्यादा लगा, लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। ये भी झूठा आरोप है कि कोई ट्रेन जानी किधर और थी और किधर पहुंच गई। रूट थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा कुछ ही ट्रेनों का जी। हर एक में खाना पीना दिया गया, कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जिसमें खाना पीना पर्याप्त नहीं दिया गया। जब ट्रेन चली तो राज्य सरकार ने खाना भी दिया, पानी भी दिया।
रास्ते में हर 12-14 घंटे में ट्रेन में हमने रेलवे ने खाना और पानी दिया। तो ये काफी भ्रमित करने वाली जी, लेकिन फिर झूठी आरोप ये लग खबरें रहा है कि चलाई सबके गई। बावजूद और लोग मर रहे रही हैं। बात कुछ लोगों की जरूर देहांत हुआ है। हर एक केस को छानबीन करी गई लोकल पुलिस और लोकल डॉक्टर्स के थ्रू। कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ट्रेन सफर के कारण नहीं मरा। अधिकांश लोगों का जानकारियां उनके रिश्तेदारों से या जो साथ में थे ये मालूम पड़ी है कि कोई ऑलरेडी एम्स में भर्ती था, एम्स से आके ट्रेन लेके गया। कोई किसी की ऑलरेडी पहले से हार्ट की बीमारी थी, किसी को टीबी था, अलग अलग कारणों से। और वास्तव में तो जो स्टेट ने भेजा उसने मेडिकल चेकअप करके लगा ट्रेन पे चढ़ने देना था, उन्होंने सर्टिफाई किया। लेकिन पहुंचने के बाद मालूम पड़ रहा है कि कई लोग जिनको पहले से बीमारी थी उनको भेजने वाले स्टेट ने भेज दिया। और वैसे भी साधारणतः जब रेगुलर ट्रेन भी चलती हैं, कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि कोई यात्री बीमार हो, कोई यात्री को कोई बीमारी पहले से हो। तो जब इतने 54 लाख से अधिक लोग, आज 55 लाख प्रवासी मजदूर इन ट्रेनों के माध्यम से गए हैं और हर एक की छानबीन की गई है और कई ऐसे भ्रमित करने वाली खबरें जो चलाई गई हैं उसका हमने खंडन भी हर बार किया है। मैं समझता हूं कि हमारे रेलवे के 12 लाख 13 लाख कर्मचारियों ने वास्तव में अपनी जान की बाजी लगा के प्रवासी मजदूरों की सेवा की है। पूरे लॉकडाउन के दौरान आपको किसको अनाज की कमी नहीं होने दी, दूध की कमी नहीं होने दी। फल फूल को भेजने के लिए पार्सल ट्रेन 3,500 से अधिक पार्सल ट्रेन चलाई देश के कोने कोने में। और ये इतना बड़ा इवैक्यूएशन या इतना बड़ा मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स का ऑपरेशन शायद पहली बार इस देश में हुआ है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई, पर इसमें हर एक का पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट ली जा रही है। जी। पोस्टमार्टम भी आएंगे, लेकिन ट्रेन यात्रा के कारण हुई ये कहना पूरी तरीके से बेबुनियाद। जी नहीं पीयूष जी, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और ये बहुत बड़ी चुनौती थी जो आपने पूरी की। लेकिन अब हैरानी इस बात की है, जो मेरा अगला सवाल आपसे वो ये है कि शाबाशी मिलने की बजाय आपने रिकॉर्ड बनाया नया, कीर्तिमान नया बनाया, उसकी शाबाशी मिलने की बजाय आलोचना हो रही है। क्या आपको लगता है आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं या आप वल्चर जर्नलिज्म के शिकार हुए हैं? सुधीर जी, अब उस चीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैंने कोई शाबाशी के लिए काम नहीं किया, मैंने तो एक सेवा भाव से काम किया। और मुझे लगता है जितने रेल के कर्मचारी हैं, किसी ने कोई इसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा उस भावना से काम नहीं किया। ये हमारे प्रवासी मजदूरों को तकलीफ हो रही थी, अस्वस्थ हो रहे थे, कुछ लोगों के ख्याल नहीं रखा जा रहा था राज्य में, कुछ लोग अपने घर जाना चाह रहे थे, माँ बाप बच्चों को मिलने, तो निकल पड़े। जबकि कोरोना वायरस चेन को तोड़ने के लिए वास्तव में कंटेनमेंट की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने स्थान में रहना था और जब तक लॉकडाउन चले। लेकिन जब वो निकल पड़े तब ये निर्णय हुआ कि नहीं, ट्रेन की सुविधा दे दी जाए। जब जाने का निर्णय ही कर लिया तो उनको कठिनाई ना हो। हमने पूरी तरीके से सहूलियत के हिसाब से सबको पहुंचाने की पूरी चेष्टा की है। और मैं समझता हूँ वास्तव में कुछ न्यूज़ जर्नलिस्ट ने या कुछ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में जो झूठी खबरें चलाने का दौर चला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने हर एक चीज़ का खंडन किया, हर एक चीज़ की जानकारियां देश के समक्ष रखी हैं। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ऐसी गलत खबरें चलाई नहीं, हर एक चीज़ की जानकारी ली। और मैं देख रहा था कि आपके यहाँ पे कोई ऐसी बेबुनियाद या झूठी खबरें नहीं चली हैं। जी, क्योंकि ये संकट का दौर है, इस समय हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। पीयूष जी, अब जो चिंता की बात है वो ये है, आज से आपने कुछ रेलगाड़ियां शुरू की हैं, 200 ट्रेन आज आपने चलाई हैं अब से। लेकिन जब आपने ट्रेन को बंद किया था, रेलवे को बंद किया था, उस समय हमारे पास मुश्किल से आप समझ लीजिए 500 से कम केसेस थे। आज हमारे पास लगभग 2 लाख केसेस हो गए हैं। तब 50-60 नए केसेस रोज आ रहे थे, अब हमारे यहाँ 8,000 साढ़े 8,000 केसेस रोज आ रहे हैं। ऐसे में हम ट्रेन दोबारा चला रहे हैं, तो ये रुकेगा कैसे? और या हम ये मान लें कि अब ये जो कोरोना वायरस है, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ लाइफ नाउ?
देखिए, आप उस समय की मार्च की परिस्थिति की परिपेक्ष क्या स्थिति थी उसको याद करिए। उस समय थे 500 ही केस, 50-100 बढ़ रहे थे, लेकिन जो वायरस था उसको अगर कंटेन नहीं करते तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ थी, जिस प्रकार से आज दूसरे देशों में देखने को मिल रहा है, वो बहुत भयानक हो सकती थी। हमें वो कोरोना वायरस के चेन को तोड़ना आवश्यक था, और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहसी निर्णय की को दाद दूंगा कि जो इतने जल्दी उन्होंने भांप लिया कि समस्या बहुत गहरी है, महामारी परेशान कर सकती है, और इसलिए उन्होंने समय पे लॉकडाउन करके दो चीज़ें की। एक तो कोरोना वायरस के चेन को तोड़ा, जिसके कारण आज इतना विशाल देश, 17% विश्व की जनसंख्या भारत में, लेकिन 3% से कम केसेस हैं भारत में। इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोगों का, लेकिन अभी तक जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के कारण वो 6000 से कम हैं लोग। नहीं तो आप कल्पना करिए, अगर एक कोरोना वायरस दूसरे देशों की तरह यहाँ बढ़ता और इतनी बड़ी जनसंख्या, हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं तब तैयार नहीं थी, तो कितना भयानक स्थिति पैदा हो सकती थी। और हमने 2 महीने का समय इस्तेमाल करके, कहाँ 1000 टेस्ट होते थे दिन में, आज 1 लाख टेस्ट दिन में होते हैं। कहाँ हमारे पास पीपी बनने की क्षमता नहीं थी, अधिकांश विदेश से आता था, आज 3 लाख से अधिक रोज भारत में बनते हैं। 1 करोड़ अभी तक हम बना चुके हैं, और अब तो स्थिति ऐसी आ रही है कि शायद इसका निर्यात भी करना भारत शुरू कर सकेगा। इसी प्रकार से क्वारंटाइन बेड हो, आईसीयू बेड हो, वेंटिलेटर्स हो, दवाइयों की क्षमता हो, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, फेस मास्क जो हम सब लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस मास्क भारत में पर्याप्त मात्रा में बने, एक एक चीज़, सैनिटाइजर में अब सरप्लस हो गए, हमने निर्यात करना शुरू कर दिया है, अलाउ कर दिया है। एक एक चीज़ पे गहराई से, जिसको एक कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में शब्द है, यू रिमेन अहेड ऑफ द कर्व। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 कदम आगे सोचते हैं और 2 कदम आगे रहे इस पूरी महामारी की लड़ाई में, और इसी के कारण आज देश अधिकांश हिस्सों में बचा हुआ है। समस्या कुछ राज्यों में सीमित है, और उसमें भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके समस्या के समाधान में जुटी है। हाँ, आपकी बात भी सच है, थोड़ा बहुत तो कोरोना वायरस से जीना पड़ेगा जब तक इसका वैक्सीन और क्योर नहीं तैयार हो जाए। जी, आपने राज्य सरकारों की बात की। जब भी लॉकडाउन की गाइडलाइंस भारत सरकार यानी केंद्र सरकार जारी करती है, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अब 5, ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, बल्कि अलग अलग हैं। आप दिल्ली में बैठकर कुछ और करते हैं, ममता बनर्जी वहां कुछ और। आप कहते हैं 8 तारीख को मंदिर मस्जिद खोलेंगे, रिलीजियस प्लेसेस खोलेंगे, वो पहले ही खोल देती हैं। आप कुछ और कहते हैं, वहाँ महाराष्ट्र से कुछ और खबर आ जाती है। आप कहते हैं बॉर्डर खोल दो, दूसरा राज्य आता है वो कहता है मैं नहीं खोलूंगा, मैं बंद कर देता हूँ। आप कहते हो मैं लॉकडाउन अनलॉक कर रहा हूँ, एक राज्य आता है कहता है मैं तो लॉक कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है न जाने कितने सारे डिसीजन मेकर्स अचानक से इस देश के अंदर आ गए हैं, एंड देयर इज अ कंफ्यूजन। जो आदमी एनसीआर में रहता होगा वो दिल्ली सरकार से निपट रहा है, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, और सबके अलग अलग नियम। वास्तव में सुधीर जी, जैसा आपने कहा, जो तय हुआ था कि केंद्र सरकार के नियम है, वो नियम के हिसाब से सब चलेंगे, और अगर कोई राज्य में कंटेनमेंट जोन है उसमें वो और सख्ती बरतना चाहे तो वो कर सकता है। जहाँ तक एक एक राज्यों का सवाल है और उनके निर्णय का, कई चीज़ें तो गलत फहमियों में भी करते हैं। अब जैसे आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, अब महाराष्ट्र ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही जब रियलाइज़ किया कि रेलवे की तरफ से कभी कोई कमी नहीं पड़ी, जब जब गाड़ियाँ चाहिए थी मिली, उनको जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए थी उससे अधिक मिलती थी, आज भी मिल रही है और कल भी मिलती रहेंगी, तो उन्होंने स्वयं ही कल एक्नॉलेज किया और शायद मेरा धन्यवाद भी किया टीवी के ऊपर, क्योंकि उनको ध्यान आया कि रेलवे की तरफ से पूरी सहायता हर राज्य को मिली है। हमने, केंद्र सरकार ने इस पूरी महामारी की लड़ाई में सभी राज्यों के साथ
एक तरफा व्यवहार किया, एक साथ एक जैसा व्यवहार किया। और हमारी भूमिका है कि 130 करोड़ देशवासियों को इस महामारी को मिलके लड़ना है और मिलके सफल होना है इस लड़ाई में। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर कुछ राज्यों में कुछ गलतफहमियां या उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो केंद्र सरकार के नियम के हिसाब से नहीं है, तो वो उसको सुधार और दुरुस्त भी जरूर करें। जी, क्योंकि मैं इसलिए बात पूछ रहा हूं, मैं आपको फॉलो करता हूं ट्विटर पर, और एक दिन मैं देख रहा था रात में 2 बजे तक आप लगातार ट्वीट कर रहे थे, आप बता रहे थे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यानी एक मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ही एंगेज करके रखे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, अब तो मैटर रिजॉल्व भी हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपना वक्तव्य में रेलवेज की धन्यवाद की है, मुझे भी धन्यवाद किया। और मैं समझता हूँ कुछ चीज़ों को इतिहास के पन्नों में चले जाना चाहिए। हमने मिलके काम करना है सबने। मैं भी माननीय उद्धव जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। रेलवेज भी तट पर है, महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं होगी। जी पीयूष जी, दुनिया भर में अगर हम देखें, हर देश का एक अलग मॉडल है कोविड-19 से लड़ाई करने का। देयर इज अ यूएस मॉडल, देयर इज अ साउथ कोरियन मॉडल, देयर इज अ यूके मॉडल, यूरोप मॉडल, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ चाइनीज मॉडल ऑल्सो। अगर हम यूरोप यूएस के हिसाब से देखें, हमारे देश ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर चाइना के हिसाब से देखें, जो आप अभी हमें बात बता रहे थे, चाइना हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा देश है, पॉपुलेशन में हमसे ज़्यादा है, अर्थव्यवस्था में हमसे ज़्यादा है, तो भी उसके केसेस वहाँ पर हमसे कम हुए, वहाँ पर मृत्यु हमसे कम हुई। चाइना ने कैसे इसको कंटेन कर लिया और हम क्यों नहीं कर पाए? अगर हम चाइना से तुलना करें तो कैसे आप देखते हैं इसको? मैंने यूरोप की बात तो मान ली, वी हैव डन बेटर देन यूरोप। देखिए, जो व्यवस्थाएं भारत में हैं वो कंपेरेबल हैं यूरोप या अमेरिका के साथ। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ पे हर चीज़ के नियम कायदे कानून पब्लिक और फेडरल स्ट्रक्चर में सबकी सहमति से करने पड़ते हैं। आपने स्वयं ही कहा कि अब राज्य सरकारें केंद्र सरकार के दिए हुए नियम का पालन नहीं कर रही है। तो मैं समझता हूँ एक भारत की जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक हमारा रूल ऑफ लॉ है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ऑफ विच वी आर ऑल वेरी प्राउड, उसके हिसाब से देखें तो हमने जो कंपेरेबल इकोनॉमीज हैं उससे मच बेटर किया है। जी, अगला सवाल मेरा है आत्मनिर्भर भारत पर। प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया है और हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। आज बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है, जो छोटे दुकानदार हैं, जो ठेले वाले हैं, उनके लिए आपने नई योजनाएं की हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम अभी स्थिति में हैं कि सबके बावजूद हम आत्मनिर्भर हो सकें? इस सब के बीच में जब लोग कह रहे हैं कि हम वी शुड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड वी शुड बॉयकॉट व्हाटएवर वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा है कि मेरा पक्का विश्वास है 100% कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें हम खरे उतरेंगे, सफल होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कल्पना को कोई डिस्टॉर्ट ना करे। कोई उनकी कल्पना ऐसी नहीं है कि भारत अपने दरवाजे बंद कर देगा विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के साथ। मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जो कल्पना है वो है एक बड़ा मजबूत भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, जिसमें लोगों का आत्मविश्वास हो, अच्छी गुणवत्ता वाला चीज़ें भारत में बने, बड़े स्केल पे बने। भारत के 130 करोड़ लोगों की ज़रूरतें जहाँ भी हमारे पास क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से भारत में बने, भारत उसका इस्तेमाल कर सके, जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो हम निर्यात कर सकें। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपने रास्ते बंद कर दिए दुनिया के साथ एंगेजमेंट के। जहाँ पे कोई ज़रूरत लगेगी, कोई चीज़ बाहर से अच्छी आती हो, सस्ती आती हो, जिसमें हमें लगता है कि इसमें क्वांटिटी कम है या भारत में कंपेटिटिव उसका उत्पादन नहीं हो सकता है, तो उसको अगर इंपोर्ट करना पड़े उसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई किसी कंट्री को बॉयकॉट करने की ना कल्पना है
ना मुझे लगता है भारत सरकार उस प्रकार के कायदे नियम कानून में विश्वास करती है। हम एक ग्लोबल एंगेजमेंट के साथ भारत की क्षमताओं को बढ़ाना, भारत के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना, और जो विश्व में बाकी देश हमारे जैसे सोचते हैं, जिनकी इकोनॉमीज हमारी जैसी है, रूल बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, ओपन इकोनॉमीज हैं, उनके साथ हम हमारा ट्रेड भी बढ़ाएंगे, व्यापार ज़्यादा करेंगे, हम भी उनको ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है ऐसे देशों के साथ अर्थव्यवस्था को भी और बल मिलेगा जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों और ज़्यादा बढ़ेगा। जो हाई टेक प्रोडक्ट्स आज देश में नहीं बनते, उनको शुरू में अगर इंपोर्ट करें कोई नुकसान नहीं है, आगे चल के आस्ते आस्ते उनको भारत में भी बनाएंगे। पर भारत की जो क्षमता है वो विश्व तक पहुँचे, इसमें हम और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमने कई सारी एंगेजमेंट्स की है अलग अलग क्षेत्रों के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, एमएसएमई सेक्टर के साथ, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के साथ, और आइडेंटिफाई किया है कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत उभर सकता है एक विश्व शक्ति के रूप में। जी, मेरा अगला सवाल ये था कि आप वाणिज्य मंत्री हैं, हमने अपने जो पड़ोसी देशों से जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर जो अपने नियम हैं उनमें कुछ बदलाव किया है। बहुत देशों में ऐसा लग रहा था कि हॉस्टाइल टेक ओवर्स हो सकते हैं, कुछ देश फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनमें चीन भी शामिल है कि वो हॉस्टाइल टेक ओवर्स कर सकते हैं ऐसे समय में। तो आप कितने चिंतित हैं इस बात से, और हमारी जो भारत की सारी कंपनियां हैं, जब हम स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भर होने पर जोर दे रहे हैं, कितने सेफ हैं हम इस तरह के हॉस्टाइल टेक ओवर से या बाहरी दखलंदाजी से, आर्थिक रूप से? इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना निर्णय पहले ही ले लिया, उसके कारण मैं समझता हूँ पूरी तरीके से देश सुरक्षित है, हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित है। और ऐसे कोई हॉस्टाइल टेक ओवर की अगर संभावना नज़र आए, दिखने में आए, तो उस पर सरकार की नज़र पूरी तरीके से टिकी हुई है। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी को कि भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े सुरक्षित हाथों में है। भारत के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने हर कदम पे बड़ा बैलेंस्ड डिसीजंस लिए हैं। जब जब गरीबों को सहायता की ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से उनको सहायता पहुंचाई, और बहुत बड़े रूप में पहुंचाई। किसी को अनाज की कमी नहीं होने दी, मुफ्त में फूड ग्रेन्स दिया, खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से पैसा भेजा। इसी तरीके से हमारे एमएसएमई, छोटे उद्योग, आर्टिसंस, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आज स्कीम बनी, इनकी लगातार चिंता की। आगे चल के कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबल बेसिस के लंबे अरसे के लिए बल मिले, उसके लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल परिवर्तन किए, रिफॉर्म्स किए। तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी हर वक्त, और वो तो आप जानते हैं कि उनका मन तो 24 घंटे देशवासी और देश की सेवा में लगा रहता है। वो कैसे सोचते रहते हैं कि मैं कैसे आगे भारत को और मजबूत बनाऊं और हर देशवासी को कैसे आगे भविष्य में एक उज्जवल भविष्य दे सकूं, उसमें उनकी लगातार चिंता रहती है। अर्थव्यवस्था को भी वो बहुत गहराई से देखते रहते हैं और उस पर समय समय पे परिवर्तन करते रहते हैं जिस नियमों का, जिससे चीज़ें नियंत्रण में रहें। जी पीयूष जी, जैसा आपने अभी प्रधानमंत्री के बारे में बताया, आप भी यू आर वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग कैबिनेट मिनिस्टर्स वी हैव। मैं खुद आपको देखता रहता हूँ, आप 16-17 घंटे दिन में काम करते हैं, रात में 2-3 बजे तक कई बार मैंने आपको दफ्तर में भी देखा है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्थिक जो हमारी इस समय जो समस्याएं हैं, जैसे कि हो सकता है कि हमारी ग्रोथ रेट 0 पे पहुंच जाए या माइनस में चली जाए। दूसरी समस्या यह है कि कोविड-19 हमारे जीवन को, हमारे जीवन शैली को इसने हमेशा के लिए या जब तक वैक्सीन है बदल दिया है। आप फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या देखते हैं इसके बाद? एक तो जो आर्थिक समस्याएं उसको देखते हुए, जैसे देखिए इससे पहले हम लोग बहुत एम्बिशियस थे, हम बुलेट ट्रेन्स प्लान कर रहे थे, हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं थी। उन योजनाओं को कितना अभी सेटबैक लगा होगा, और आगे जो जैसे रेलवेज है,
फ्यूचर ऑफ रेलवेज या फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भारत जैसे देश में क्या दिखता है आपको, ये सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, आर्थिक दृष्टि से? सुधीर जी, जहाँ तक आर्थिक स्थिति है, स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में इस महामारी ने ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट किया है। सभी अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग रूप में इसका प्रभाव पड़ा है और भारत में भी इसके प्रभाव इन द शॉर्ट रन तो पड़ेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि भारत ने एक बहुत बड़ा पैकेज, आखिर 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज कोई छोटी बात नहीं है, जिस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है। आगे चल के जिस प्रकार का निवेश भारत में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे भारत की इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा। उल्टे शायद हमारा एकमात्र देश होगा जिसमें कोरोना वायरस के रहते इस महामारी के लॉकडाउन के समस्या के बीचम बीच हमें न्यूज़ मिलती है कि पिछले साल भी रिकॉर्ड एफडीआई आई है और इस साल भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं अप्रैल के बाद भी। तो मैं समझता हूं कि भारत में तो लोग देख रहे हैं आगे की संभावनाएं, और 130 करोड़ लोगों की मार्केट, एक एस्पिरेशनल इंडियंस जिनके आशाएं हैं, उमंगें हैं, अपेक्षाएं हैं एक अच्छे भविष्य के लिए, बड़ा ग्रोइंग मिडिल क्लास, लोगों की आमदनियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे उनके और सुविधाओं के प्रति उनकी आशा अपेक्षा बढ़ती है। ऐसी परिस्थिति में विश्व के पास बहुत कम स्थान है जहां वो निवेश करके अपना व्यापार भी कर सकते हैं और सुविधाएं जनता को दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शॉर्ट रन की समस्या ज़रूर रहेगी, पर हमारा हौसला भी बुलंद है और हमारे आगे की प्लान्स बड़े बोल्ड हैं। मैं वीर सावरकर ने कई भी बात आपको बताने चाहूँगा। वीर सावरकर जी ने एक बात कही थी कि व्हेन यू आर इन अ क्राइसिस यू मस्ट प्लान कामली बट यू मस्ट एक्ट बोल्डली। समस्या के समय जो आप योजना बनाते हैं बड़े धैर्य के साथ, सोच समझ के शांति से योजना बनाइए, लेकिन उसका कार्यान्वयन बड़े हिम्मत और साहस के साथ करिए। और मैं समझता हूँ आज के इस महामारी की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में यही मूल मंत्र देश के सामने रखा है। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर तकलीफ है। आज भी कोई पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा नहीं है ट्रेनों में, श्रमिक ट्रेनों की डिमांड खत्म सी हो गई है, लोग कोई स्टेट मांग ही नहीं रहे। हम ट्रेनें लेके बैठे हैं, पर पिछले 4 दिनों में 101, 101, 69 और आज तो 40-45 ट्रेन ही चलेंगी, क्योंकि स्टेट्स की डिमांड ही नहीं है श्रमिक प्रवासी मजदूरों को मूव करने की। मुझे लगता है पूरा हमने मूव करने में सफलतापूर्वक, शुरू में बसों में, बाद में ट्रेन से, हमने शायद सभी प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने में पूरी सफलता पाई। और मैं तो देख रहा था कि जो विजुअल्स टीवी पे चलते हैं, ये सेम विजुअल बार बार रिपीट होता है। एक एक हफ्ते, 10 दिन पुराना, कई बार तो 1 महीने पुराना विजुअल दिखाया जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोग लिखते भी नहीं है कि फाइल फोटो किस दिन की है, दिन छोड़ो फाइल फोटो भी नहीं लिखते हैं कई चैनल्स जी। तो मेरा तो आपके थ्रू अनुरोध है सबको कि जरूर लिखे फाइल फोटो और किस दिन की है, नहीं तो झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, झूठा प्रचार होता है और झूठा लोगों में संदेश जाता है। तो मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी जैसे जैसे महामारी से हम निपटेंगे, जैसे जैसे क्योर आएगा, वैक्सीन आएगा, फिर बाउंस बैक करेगा और भारत में तो और तेज गति से बाउंस बैक करेगा। ऐसा बाउंस बैक करेगा कि जो पहले भारतीय रेल अगर 1 गुना काम करता था, तो आज से 10 साल बाद हम उसका दुगना और 15-16 साल बाद उसका तिगना काम करेंगे। इतना भारतीय रेल की आगे की प्लान्स हैं। 50 लाख करोड़ का निवेश भारतीय रेल अकेले में अगले 12 साल में प्लान किया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर्स, रेलवे स्टेशंस का पुनर् रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट, इसी प्रकार से जो स्पीड है ट्रेन्स की उसको बढ़ाना, टाइम टेबल फ्रेट ट्रेन्स चलाना, पार्सल सर्विस देना। आपको पता ही होगा कि पिछले पूरे साल में
0 पैसेंजर्स की क्षति हुई, एक भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई रेलवे एक्सीडेंट के कारण 19-20 वर्ष में। अब ये सफलता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 6 वर्ष तक लगातार रेल सेफ्टी पे फोकस किया, 1 लाख करोड़ रुपए का रेल सेफ्टी फंड बनाया, उसका परिणाम है कि एक वर्ष में पूरे 1920 में एक भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई एक्सीडेंट के कारण। हम आगे चल के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग वगैरह करके इसको और सुधार कैसे करना जी, रेलवे व्यवस्थाओं को, अच्छे कोचेस डिजाइन करके पैसेंजर की यात्रा को सुगम बनाना, ऐसे अन्य प्लान्स लेके आगे काम कर रहे हैं। जी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये पिछले 2 महीने से देश ने आपको जब भी देखा, हमने भी आपको जब भी देखा, या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उसमें सरकारी आंकड़े, सरकारी नीतियां, ये हुआ, आगे ये योजना है, ये प्लान है, आज ये काम, कल वो काम, सुपर बिजी आप हैं। किसी ने इस दौरान 2 महीने में आपसे ये भी पूछा कि आपके क्या हालचाल हैं? ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है माइक के पीछे और कैमरे के पीछे, भाई इसका भी कुछ हालचाल पूछा जाए कि हाउ आर यू कोपिंग अप विद दिस? पूरी दुनिया का जीवन और पूरा व्यवस्था चेंज हो गई कोविड-19 से, आपके ऊपर कितना असर पड़ा? और ऐसे समय में जब आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लाखों करोड़ों लोगों को एक दूसरे से मिलवा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं और उनका पेट भर रहे हैं, यानी मालगाड़ी के जरिए, सो ये आपके शायद सीवी की सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही होगी। बहुत समाधान होता है और खास तौर पे बहुत प्रेरणा मिलती है जब मैं अपने प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हमारे सब कलीग जिस प्रकार से दिन रात काम कर रहे हैं, तो वास्तव में मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमें भी एक सेवा का मौका मिला है। महामारी तो किसने इनवाइट नहीं की थी, महामारी तो अपने आप एक विश्व संकट के रूप में उभरी है। ऐसी परिस्थिति में वास्तव में एक सेवा का मौका मिलना अपने आप में शायद भगवान की कृपा है। और जहाँ तक काम करने का सवाल है, पहले भी उतना ही था, आज थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन जो एक चीज़ मिस करता हूँ वो ये है कि जो मेरा लोगों से मिलने जुलने का रहता था, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को मिलना जुलना, वो अब सब टीवी पे होता है, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होता है। दिन में लगभग 12 घंटे हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस चलती है, हर एसोसिएशन के साथ, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, छोटे बड़े उद्योग, रेल के अलग अलग विषयों को लेके, रेल के जोनल ऑफिसेस के साथ, जीएम्स के साथ, प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम्स के साथ, तो हर प्रकार से दिन भर हमारा समय अब लोगों को मिलने जुलने के बदले वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में जाता है। वो एक ज़रूर मिस करता हूँ। लेकिन इसी के विपरीत दूसरी एक जो चीज़ सामने आई है कि हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है जी। ये जो ट्रैवल वगैरह कम हो गया, मिलने जुलने में अपना चाय पिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, स्मॉल टॉक हो रहा है, उसमें जो समय बचता है उससे एफिशिएंसी बहुत सुधर गई है। और मैं समझता हूँ पूरे विश्व में आगे काम करने का ढंग काफ़ी बदलेगा, काफ़ी ज़्यादा, और प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, हाइजीन, हेल्थ प्रोटोकॉल्स, इसमें एक परमानेंट परिवर्तन आएंगे और इसके साथ भारत भी जुड़ेगा और इसका लाभ भी लेगा भारत आगे जी। चल। वैसे तो आप 55 साल के हैं, लेकिन ये 2 महीने में जो आपको अनुभव हुए हैं, इसने आपकी मेंटल एज को कितना बढ़ा दिया ये 2 महीने ने? बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको जैसे एक उदाहरण दूं तो महामारी के लॉकडाउन के भी पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया कि पीयूष, ये रेलवे के कोचेस को क्यों नहीं हम तैयार करें कि ये आगे चल के क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड बन सकते हैं, संभव है क्या? अब मैं तो हैरान हो गया, कहाँ रेल की व्यवस्था है, कहाँ रेलवे के कोचेस पर, और प्रधानमंत्री जी के पास इतने काम। उस बीच में उनकी चिंता थी कि ये महामारी ऐसी चीज़ है, उनके ध्यान, और वो रिसर्च बहुत करते हैं। मैंने देखा है कि वो पढ़ते बहुत हैं। कई बार हमें कोट करते हैं कि स्पेनिश फ्लू के टाइम ये समस्या थी, उसके हिसाब से हमने आगे सोचना चाहिए। उन्होंने एक दिन मुझे एक बहुत गहरी बात बताई कि पुरानी, आप जब जब संकट हुआ है विश्व में, उसके इतिहास को अगर स्टडी करोगे, और ये उन्होंने स्टडी करके मुझे बताया, तो ये देखा पाया जिन देशों ने
अपनी अर्थव्यवस्था संभालने की कोशिश की और जीवन और जान को त्याग दिया, वो आगे चल के पिछड़ गए। और जिन देशों ने जीवन और जान को प्राथमिकता दी और अर्थव्यवस्था में थोड़े समय के लिए अगर कमजोरी भी आई, उसको टॉलरेट किया, लेकिन लोगों की जान, लोगों के स्वास्थ्य पे कंसंट्रेट किया, वो आगे चल के तेज गति से आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ उनकी बड़ी गहरी सोच रहती है जब भी वो कोई निर्णय लेते हैं। ऐसे ही एक दिन ऑक्सीजन की कभी कमी ना पड़े, तो उन्होंने, तभी कोई कमी नहीं थी, सरप्लस ऑक्सीजन था, लेकिन आगे की जिसको कहते हैं मॉडलिंग करके प्रधानमंत्री जी सोचते रहते हैं वेंटिलेटर्स की कमी ना पड़े। पीपीई अगर विश्व से नहीं मिल रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भारत आत्मनिर्भर बने। तो वो जो उनकी एक आगे सोचने की एक प्रकार से दूरदृष्टता है, विजन है, वो हम सबको प्रेरित करते हैं। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। माननीय गृह मंत्री जी के साथ जब लॉकडाउन, उसके गाइडलाइंस, ट्रेन शुरू करना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रक्षा मंत्री जी का जो शांत स्वभाव है, किस प्रकार से वो हम सबको अलग अलग विषयों में गाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ नितिन गडकरी जी एमएसएमईज के लिए चिंता कर रहे हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को वापस ठीक करना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बड़े शांत स्वभाव से कैसे पार्टी में एक उत्साह रखना, पार्टी सेवा कार्यों में जुटे, कैसे सभी मंत्री जो फीडबैक पार्टी के माध्यम से आते हैं उस पर एक्ट करे। तो एक हमारे नेताओं का जो हमारे को सीख भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, उससे मैं समझता हूँ ज़रूर हमें भी बहुत मेंटली इवॉल्व करने को मिलता है, बहुत काम करने में सीखने को भी मिलता है, और एक प्रकार से उत्साह भी बढ़ता है हमारे नेताओं के काम को देख के। जी पीयूष जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी आप अपना काम जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, और आपको, आपके परिवार को और आपके सभी कलीग्स को और उनके परिवारों को, सभी आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा। सब स्वस्थ रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो पीयूष गोयल असल में आपको बता रहे थे कि जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की जो कोविड-11 है, यानी भारत की जो टीम खेल रही है, उसके बारे में वो आपको बता रहे थे, कैसे उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी हैं और कैसे ये जो टीम है भारत की, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम कर रही है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.